नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके है। आप सभी को पता होगा कि इसी साल फरवरी से ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायरिंग को लेकर एक एग्रीमेंट को साइन किया गया था, जिसके बाद बॉर्डर पर या एलओसी पर कोई भी फायरिंग एक्टिविटी नहीं हो रहा था और इसी दौरान कोई भी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को भी पाकिस्तान की तरफ से नहीं किया जा रहा था और बॉर्डर एकदम शांत पड़ा हुआ था। लेकिन अभी फिर से बॉर्डर एक्टिव होने लगा है और फिर से सुअर लोग वहां पे घुसपैठ करना चालू कर चुके हैं। हाल ही में पुंछ सेक्टर में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तानी बेस सुअरों के बीच लगातार फायर फाइटिंग चल रहा था और इसी दौरान हमारे 9 जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। अब इसमें काफी हैवी फायरिंग एक्सचेंज किया जा रहा था, जिस वजह से ये संदेह किया जा रहा है कि इसमें भी कई सारे सुअर मारे गए होंगे। लेकिन पिछले 7-8 दिनों से इतनी हैवी फायरिंग एक्सचेंज होने की वजह से अभी ये डाउट किया जा रहा है कि ये कोई आम सुअर नहीं होने वाले, क्योंकि सुअर लोग इतने समय तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से इसके यहाँ पे 2 पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं। पहला ये कि जो लोग भी अभी एलओसी पार करके जंगल में आके छुपे हुए होंगे, उनको स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग दिया गया होगा, जिनको सिर्फ पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो ही दे सकते हैं, या फिर ये खुद पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो होने वाले हैं जो कि सुअरों के भेष में एलओसी पार करके आके इंडियन आर्मी के साथ लड़ाई कर रहे हैं, या फिर खुद पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो हैं जो कि सुअरों के भेष में एलओसी पार करके इंडियन आर्मी के साथ लड़ाई कर रहे हैं। भारत को जो कैजुअलिटी हुआ है उसका मेजर कारण ये था कि सुअरों की तरफ से एकदम घात लगाकर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अचानक से फायरिंग करना चालू कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से लार्ज स्केल की सर्च ऑपरेशन को चालू कर दिया गया। लेकिन अभी इसमें पाकिस्तानी कमांडो यूनिट के शामिल होने का संदेह किया जा रहा है और अगर ये सच है तो पिछले 7 से 8 महीनों से ये जो सीज फायरिंग का ड्रामा चल रहा था, इससे सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से टाइम लेने के लिए किया जा रहा था, ताकि इस दौरान वो सुअरों को ट्रेनिंग दे सके और उसके बाद फिर से कश्मीर में डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर सके। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस सिस्टम को लेके है। इंडियन मिलिट्री की एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो हमारी एयर डिफेंस सिस्टम कुछ साल पहले तक इतना एडवांस नहीं था और अभी भी हम चाइना के मुकाबले एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले काफी पीछे चल रहे हैं। हालांकि S-400 सिस्टम मिलने के बाद हमारी एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत हो जाएगा और MR-SAM या आकाश जैसे सिस्टम के शामिल होने के साथ ही हम एक मल्टी लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम को वहां पे बना सकते हैं। लेकिन आर्मी की एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो आर्मी के पास ऐसे कोई खास एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था और आर्मी की तरफ से अभी इसी वजह से एडिशनल आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को, MR-SAM को और इग्लायस जैसे सिस्टम को एक्वायर करने का फैसला किया जा रहा है। सबसे पहले अगर इग्लायस सिस्टम की बात करें तो आर्मी की वेरी शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम की डील में बार बार डिले होने की वजह से अभी इमरजेंसी बेसिस पर भी कुछ इग्लायस सिस्टम को खरीदने का फैसला किया गया। इनिशियली जो डील था वो 2010 के आसपास फ्लोट किया गया था और इसके अंदर इग्लायस सिस्टम को 2018 में L1 बिडर घोषित किया गया था। हालांकि इसमें MBD और साब की तरफ से भी कंप्लेन किया जा रहा था, लेकिन फिर भी इसमें इग्लायस सिस्टम को ही विनर घोषित किया गया था और अभी ऐसे लगभग 5000 मिसाइल, 258 मल्टी लॉन्चर और 258 सिंगल लॉन्चर्स को खरीदने का फैसला किया गया था और इस डील की कीमत यहाँ पे लगभग 6400 करोड़ के आसपास की होने वाली है और इसको 2022 की जनवरी में फाइनल करने की बात की गई है। इसके अलावा आर्मी की एयर डिफेंस गन को लेकर भी एक टेंडर को फ्लोट किया गया था, जो कि अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। इसके अंदर लगभग 220 एयर डिफेंस गन को और लगभग 1,41,057 राउंड को खरीदने का फैसला किया गया था। इसमें से पहले 25 गन और लगभग 44,440 राउंड को सीधे तौर पर खरीदने का प्लान किया गया था और बाकी सभी को मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर भारत में मैन्युफैक्चर करने का प्लान किया गया था। इस टेंडर में बिहो सिस्टम को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन इसमें बाद में रशिया की तरफ से ऑब्जेक्शन करने की वजह से ये टेंडर अभी तक फंसा हुआ है। लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि इसको आगे चल के जनवरी 2022 में ही फाइनल कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही QR-SAM को भी अभी आर्मी में शामिल करने का फैसला किया गया है और अभी इसकी 3 ट्रायल कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि पूरी तरीके से सफल रहे। वैसे आर्मी और एयरफोर्स दोनों एक तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम को यूज कर सकते हैं, लेकिन आर्मी का जो भी एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो थोड़ा मोबाइल सिस्टम होना जरूरी है, जिस वजह से सिर्फ आर्मी के लिए QR-SAM को यहाँ पे डेवलप किया गया है और इसके नाम के मुताबिक इसको क्विकली डिप्लॉय किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिस वजह से इसको क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल कहा जाता है।
अगला अपडेट चाइना की तरफ से। आप सभी जानते हैं कि अभी भारत और चाइना के बीच रिलेशन थोड़े तनाव के दौर से गुजर रहे हैं और मे भी आने वाले समय में भारत और चाइना के बीच एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है, जिसे अभी अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इसी बीच अभी चाइना की तरफ से सीक्रेटली एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल को भी टेस्ट किया गया और अभी तक इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चला था और अभी चाइनीज मीडिया की तरफ से इसके बारे में एक आर्टिकल को पब्लिश किया गया था, जिसमें बताया गया कि अगस्त के महीने में चाइना की तरफ से एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया गया और इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये मिसाइल अपने टारगेट को हिट करने से पहले धरती का चक्कर लगाकर वापस आ सकता है। जैसे कि एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो चाइना इसको स्पीड को गेन कराने के लिए लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजने की कोशिश कर रहा है, जहां से ये ग्लाइड करते वक्त यह हाइपरसोनिक स्पीड को आसानी से गेन कर सकता है। अब इतने स्पीड के साथ अगर कोई मिसाइल न्यूक्लियर पेलोड को डिलीवर करता है तो उससे इंटरसेप्ट कर पाना लगभग मुश्किल होने वाला है। लेकिन ये जो मिसाइल है, इसकी टेस्टिंग के दौरान ये अपने टारगेट को मिस कर गया था और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि ये अपने टारगेट से लगभग 2 डॉजन माइल की डिस्टेंस में जाके हिट किया था। लेकिन फिर भी ये काफी खतरनाक मिसाइल होने वाला है और इस मिसाइल से अगर चाइना की तरफ से न्यू दिल्ली को टारगेट किया जाता है तो मे बी वो नोएडा को उड़ा सकते हैं, या फिर अगर वो उड़ीसा में भुवनेश्वर को टारगेट करने की कोशिश करते हैं तो ये मेरे घर के ऊपर बम को गिरा सकते हैं। अगला अपडेट T-55 टैंक्स को लेकर, और ये टैंक्स इंडियन आर्मी की एक जानी मानी टैंक है, क्योंकि 1971 के दौरान जब पाकिस्तान के साथ हमारा लड़ाई हुआ था तो इसमें T-55 टैंक्स ने पाकिस्तान के लगभग 58 टैंक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इस वजह से पाकिस्तान की आर्मी और उनकी आर्मर्ड रेजिमेंट काफ़ी खौफ में रहते थे। इन टैंक्स को सबसे पहले 1968 में इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था और इनको 2011 में रिटायर कर दिया गया था। अभी ऐसे ही 2 T-55 टैंक्स को केंद्रापड़ा कॉलेज में लाया गया है और इसे केंद्रापड़ा ऑटोनोमस कॉलेज में अभी प्लेस किया गया है। आप में से काफ़ी सारे लोग केंद्रापड़ा से भी हैं जो कि रेगुलर वीडियो देखते भी हैं, तो ये आप सभी के लिए काफ़ी गर्व की बात होने वाली है। इसी बीच इस टैंक को कॉलेज में लाने को लेके हमारे कुछ पुराने वेटरन जो कि 1971 की लड़ाई में शामिल थे वो काफ़ी खुश हो चुके हैं और पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 71 की वेटरन दुर्योधन महांती जो कि बरौनिया गाँव के रहने वाले हैं, वो इस बात को लेकर काफ़ी खुश भी हैं। अभी गवर्नमेंट की तरफ से यूथ को आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करने की कोशिश किया जा रहा है और इसी वजह से अभी इन टैंक्स को केंद्रापड़ा कॉलेज में लाने का फैसला किया गया था और इसके लिए अभी आर्मी चीफ और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से रिकमेंडेशन दिया गया था। साथ ही इसके बाद इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर की तरफ से इसको अप्रूव किया गया है, जिसके बाद इस टैंक को यहाँ पर लाया जा सका है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ये टैंक कॉलेज को मुफ्त में नहीं मिला और इसके लिए कॉलेज को लगभग 1.14 लाख पे करना पड़ा है। लेकिन फिर भी इस टैंक को कॉलेज कैंपस में देखकर हमारे यूथ डिफेंस सर्विस को ज्वाइन करने के लिए काफ़ी मोटिवेट होने वाले हैं। और इसके अलावा अगर कोई केंद्रापड़ा से इस वीडियो को देख रहा है तो वेटरन दुर्योधन महांती जी के साथ या ऐसी कोई भी 71 वॉर वेटरन के साथ अगर कांटेक्ट किया जा सकता है तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, या फिर अगर कॉलेज में आके इस टैंक को देखने का मौका मिले तो ये भी मेरे लिए काफ़ी गर्व की बात होने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।